हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो हमारा सुश्रुत निदान स्थान अर्श निदान जो कि है द्वितीय अध्याय वो होगा। प्रीवियसली हम इसका प्रथम अध्याय वात व्याधि हमने वीडियो कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अर्श निदान। तो सबसे पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको निदान अर्श निदान पढ़ने के पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने बुक के टॉप पर इसे लिख लीजिए कि अर्श जो होता है वो एक सहज व्याधि है। ओके, कुछ और भी डिजीजेज हैं जो सहज हैं, तो आप प्लीज़ लिख लीजिए कि सहज जो होता है वो कुष्ठ होता है, अर्श होता है और प्रमेह होता है। ओके, कुछ आचार्यों ने अलग अलग भेद बताया है, जैसे कि आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट ने कितने भेद बताए? हमारे 2 भेद बताए हैं। आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट ने कितने? 2 भेद, शुष्क अर्श और आर्द्र अर्श बताया है। और हमारे सुश्रुत आचार्य ने कितना बताया है? 6 प्रकार का अर्श बताया है। ओके, तो ये आपको जानना पहले तो ज़रूरी है। सुश्रुत ने जो 6 भेद बताए हैं वो है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ओके, और रक्तज, और क्या है? सहज। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? आपको अपने बुक के टॉप पर लिखना है, आगंतुज लिखना है और उसको ऐसे कट कर देना है, इससे कि आपको ये पता होगा कि इसमें आगंतुज भेद नहीं है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि अर्श निदान में आपको चर्म कील का वर्णन मिलेगा और गुद का वर्णन मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि किस अध्याय में हमको चर्म कील का वर्णन मिलता है। ऑप्शंस आ जाएंगे अर्श, भगंदर, अश्मरी और एक कोई ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि चर्म कील का वर्णन किस अध्याय में मिला है? हमें अर्श अध्याय में मिला है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। और अर्श एक अतिमांसज रोग है, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो इतना इंट्रोडक्शन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे प्रथम विमर्श देखिए आप, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है। आरिवत प्राणिनो मांस कीले निविशन्ति यत् अर्शांसी तस्माद्य उच्यते गुद मार्ग निरोधता। ये किसने बताया है? हमारे आचार्य वाग्भट ने बताया। इसका क्या अर्थ होता है? आरिवत प्राणिनो अर्थात जो आरी के समान पीड़ा उत्पन्न करे। ओके, जो आरी के समान पीड़ा उत्पन्न करे और गुदा मार्ग को निरोध करे, वो कौन है? हमारा अर्श है। ये किसने बताया है? आचार्य वाग्भट ने बताया। तो आप इसे हाईलाइट कर लीजिए। कुछ चीज़ें जो मैं बताऊंगी आपको उसको हाईलाइट करते हुए चलना है, जिससे आपको वो याद रहना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा आचार्य ने चरक ने बताया है अर्शांसी अत्यधिमांस विकार। ये किसने बताया है? आचार्य चरक ने। इसका क्या अर्थ होता है कि अर्श जो होता है वो अत्यधिक मांसज विकार है। अभी प्रीवियसली मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी बताया कि अर्श क्या है? अत्यधिक मांसज विकार है। और एक आचार्य ने बताया है, एक मिनट, आचार्य ने बताया है, माधव आचार्य ने लिखा है मांसा अंकुरान पाना दो कुर्वंत्या शीतजगु। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि गुदा के मार्ग पे अंकुर का फॉर्मेशन, जिसको हमारे विद्वान लोग अर्श कहते हैं। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है तीसरे नंबर श्लोक में कि षड अर्षि भवंती वात पित्त कफ शोणित सन्निपाते सहजानी चेती। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ है कि अर्श कितने प्रकार के हैं? मैंने बताया था आचार्य सुश्रुत ने 6 प्रकार बताया। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और सहज। आगंतुज लिख के आपको उसको कट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने साइड में उसको लिख के कट किया है, उसी प्रकार आप भी उसको लिख के कट कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले श्लोक का 4 नंबर, जिसमें क्या लिखा है? जिसमें हमारे अर्श के निदान, उसके संप्राप्ति का वर्णन किया गया है। तो उसको पढ़ते हैं।
तो यहाँ पे बताया तत्र अनात्मवंता यथोक्ता प्रकोपणे विरुद्ध अध्यशन स्त्री प्रसंग उत्कुटासन। प्लीज़ हाईलाइट दिस वर्ड उत्कुटासन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है। उत्कुट आसन पृष्ठयान वेग विदारण आदि भी विशेषा प्रकोपिता दोषा एकशो द्वेषा समस्ता शोणित संहिता व यथोक्ता प्रसृता प्रधान धमनी उर प्रबद्धते गत्वा अधोगत्वा गुदमार्गस्य प्रदूष्यते। तो इसको क्या अर्थ बताया यहाँ पे, एक एक वर्ड करके देखेंगे। पहले तो लिखा है तत्र अनात्मवंता यथोक्ता प्रकोपणे विरुद्ध अध्यशन। पहले क्या बताया है, विरुद्ध आहार विहार करने से, अध्यशन करने से, अर्थात एक भोजन किया जिसका पाचन नहीं हुआ और दोबारा से भोजन कर लिया, फिर स्त्री प्रसंग अर्थात स्त्री के साथ संभोग करने से, उत्कुटासन, वेरी इंपॉर्टेंट ये वर्ड आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। उत्कुटासन किस चीज़ का निदान है, अर्श का निदान है। पृष्ठयान मतलब घोड़ा, ऊंट, बैल, इन सब पर सवारी करने के कारण। और यहाँ पे क्या बताया, वेगों का धारण करने से क्या होगा, दोष प्रकोपित होगा, प्रकोपिता दोष प्रकोपित होगा। दोषा एकशो द्वेषा, दोष या तो एक एक अकेले अकेले या फिर दो दो दोष या फिर सभी मिलके, शोणित के साथ मिलकर यथोक्ता प्रसृता प्रसृत करेंगे, कहाँ से, प्रधान धमनी, प्रधान धमनी के द्वारा वो अधोगत्वा गुदा मार्ग, अधो मार्ग में जाके गुदा मार्ग को दूषित करेंगे। तो दोष प्रकोपित होंगे, या तो वो सिंगल दोष हो, या तो वो द्वंद्वज हो, या फिर सभी साथ मिलके रक्त के साथ जाके प्रधान धमनी द्वारा अधो मार्ग में जाके गुदा मार्गों को क्या करेंगे, दूषित करेंगे। और वहाँ की गुदवल्ली मांस प्ररोह अंजन विशेषता, तो इसमें क्या बताया कि दूषित करेंगे किसको, गुदवल्ली को, जहाँ पे क्या करेंगे, मांस का अंकुर उत्पन्न करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे बताया है, यहाँ तक हम क्या पढ़ लिए, हमने निदान और संप्राप्ति पढ़ लिया। फिर यहाँ पे लिखा है विशेषतो मंदाग्नि, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको हाईलाइट करना है विशेषता मंदाग्नि, क्योंकि यहाँ पे बताया विशेषकर मंदाग्नि वाले पुरुष को ये होगा अर्श रोग, विशेषता मंदाग्नि। ओके, ये आप हाईलाइट कर लीजिए। तथा तृण काष्ठ उपल लोष्ट वस्त्र आदि भी शीतो उदक संस्पर्श उद्वा कंदा परिवृद्ध मांसयंती। इसका क्या अर्थ है कि मंदाग्नि वाले पुरुष को तो होता है, साथ में ये मांसा अंकुर तृण काष्ठ पत्थर, देखिए विमर्श में आप, ये मांसा अंकुर तृण काष्ठ पत्थर ढेला वस्त्र इत्यादि की रगड़ से अथवा शीतल पानी के अधिक स्पर्श करने से वो और बड़ा हो जाता है। परिवृद्धा, यहाँ पे लिखो देखिए, कंधा परिवृद्ध मतलब इन सब के अगर हो रहा है स्पर्श तो क्या होगा, जो मांस अंकुर उत्पन्न हुआ वो उसकी परिवृद्धि होगी, वो और बड़ा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करनी है, आपको हाईलाइट करनी है उत्कुटासन हाईलाइट करना है, विशेषतो मंदाग्नि हाईलाइट करना है। एक बात आपको और बता दूं कि जो ये विशेषता मंदाग्नि है ये आचार्य सुश्रुत ने अर्श के लिए बताया है और आचार्य चरक ने इसी को उदर के लिए बताया है। आप अपने टॉप पर लिख लीजिए कि जो विशेषता मंदाग्नि आचार्य सुश्रुत ने किसके लिए बताया है, अर्श के लिए, और आचार्य चरक ने इसको उदर के लिए बताया है। तो ठीक है, इसको आप ज़रूर लिख लीजिए, याद रखिए, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। अब नीचे यहाँ विमर्श में लिखा है उत्कुटासन क्या होता है। उत्कुटासन मतलब गुद पार्षणी समायोगम, मतलब गुदा का और पार्षण, पार्षण मतलब क्या होता है, एड़ी, इनका जब एक साथ टच होता है ऐसे आसन को क्या कहते हैं, हम उत्कुटासन कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गुद का वर्णन किया है, तत्र स्थूलांत्र प्रतिबद्धम अर्ध पंचांगुल गुद माहुआ। क्या है इसका अर्थ कि जो स्थूलांत्र है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट रेक्टम है उसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो गुद कितने प्रमाण का बताया यहाँ पे, अर्ध पंचांगुल। अब आप अर्ध पंचांगुल से क्या समझते हैं, 4.5।
ओके, बट यहाँ पे विमर्श में क्या लिखा है पढ़ते हैं एक बार। शरीर में स्थूलांत्र के आखिरी भाग के साथ संयुक्त अर्धपांच, यहाँ पे 5.5 भी लिखा है और 4.5 भी लिखा है। तो इनने तो अपना दोनों के बारे में दोनों बता दिया है, बट आपको एग्जाम में ऐसे 5.5 4.5 नंबर लिख के नहीं आएगा, आपको ये लिख के आएगा अर्धपंचांगुल। तो आप सिर्फ यही याद रखिए अर्धपंचांगुल, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बताया है तस्मिन बल्यस्तिस्त्रो अर्ध अंगुल अंतरा संभूता प्रवाहणी विसर्जनी संवर्णी चेती। तो आपको क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे क्या बताया है कि जो गुदवल्ली होती है वो कितनी होती है, 3, प्रवाहणी, विसर्जनी और संवर्णी। ओके, ये हमारी 3 वल्लियाँ हैं। आपको इसको कैसे याद रखना है, आपको इसको याद रखना है प्रवेश, प्र से क्या होगा प्रवाहिनी, व से आप याद रखेंगे विसर्जनी, स से क्या याद रखेंगे, श है बट आप इसको स से क्या याद रखेंगे संवर्णी। तो आपको इसका निमोनिक्स के साथ इसको 3 गुदवल्ली को याद करना है प्रवेश के। और यहाँ पे बताया है कि जो तीनों गुदवल्ली हैं, जैसे गुद की वल्लियाँ हैं प्रवाहिनी, विसर्जनी, संवर्णी, ये तीनों जो होता है 1.5 अंगुली की दूरी पर होती हैं। 1.5 अंगुली 1.5 अंगुली की दूरी पर ये तीनों एक दूसरे से होती हैं, प्रवाहनी, विसर्जनी और संवर्णी, ठीक है। विमर्श देखेंगे, शरीर में स्थूलांत्र के आखिरी भाग के साथ संयुक्त अर्ध पंचांगुल अथवा अर्धांगुल रहित पाँच। अर्धांगुल रहित पाँच क्या होता है, 5 में आधा कम, तो इन्होंने दोनों बता दिया है। उसमें 1.5 अंगुली के अंतर पर प्रवाहनी, विसर्जनी तथा संवर्णी नाम के 3 वल्लियाँ होती हैं। तो ये गुद का वर्णन कर दिया है, यह आपको बिल्कुल याद रखना है इसी तरीके से प्रवेश निमोनिक्स के साथ, तो आप इसको नहीं भूलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वल्लियों के बारे में। यहाँ पे बताया है चतुर अंगुल आयता सर्व अस्थिर योग अंगुलोचिता, ठीक है। शंख नाभ्याश्चपी, एक यहाँ पे क्या बताया आपको कि चतुर अंगुल, तीनों वल्लियों का मिलाकर प्रवाहनी, विसर्जनी, संवर्णी, तीनों वल्लियों का मिलाकर कितना 4 अंगुल का होता है। और यहाँ पे बताया है शंख आवर्त निभाश्चपी, क्या बताया ये शंख आवर्त, इसका शेप बताया कि जो 3 वल्लियाँ होती हैं, वल्ली से आप क्या समझते हैं स्पिंक्टर, तो जो 3 वल्लियाँ होती हैं, आपने शंख देखा होगा ऐसे गोल गोल सी, बीच शंख के जो नीचे का देखा आपने वो कैसी होती है, ऐसे गोल गोल सी होती है। तो जो तीनों वल्लियाँ होती हैं वो शंख के आवृत के समान होती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हमारी गुदवल्ली का किससे कोरिलेट किया है, शंख आवृत से, आवर्त। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखना है, शंख नाभि आवर्त किसका है, शंख नाभि आवर्त किसके जैसा दिखता है, योनि। तो आपको कोरिलेशन के साथ याद रखेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। तो पेज के टॉप पर लिख लेंगे कि शंख आवृत किसके समान है, वो गुदवल्ली, और शंख नाभि आवृत किसके समान है, योनि के समान है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है गज तालु निभास चपी वर्णता सम प्रकृतता, क्या बताया वर्णता, वर्ण कैसा होगा, गज के तालु के समान, गज क्या होता है, हाथी के तालु के समान उसका वर्ण होगा, किसका वर्ण होगा, गुदवल्ली का वर्ण होगा। ओके, अब यहाँ पे लिखा है रोमांतेभ्यो यवा अर्ध्य गुदौष्टा। अब आपको एक चीज मैं बता रही हूँ, आपने प्रवेश से याद किया था प्रवेश, इसके बीच में कितने कितने डिफरेंस थे, इसके बीच में डिफरेंस थे 1.5 अंगुल, ये आपको पता है, यहाँ पे 1.5 अंगुल, यहाँ पे 1.5 अंगुल। अब आपको याद रखना है कि संवर्णी से जो गुदौष्ट है, ठीक है, वो कितने दूरी पर है, 1 अंगुल, और गुदौष्ट से हमारा जो रोम प्रांत है वो कितने दूरी पे है, वो होगा 1.5 यव। थोड़ा सा ट्रिकी है बट इसको याद रखने का तरीका मैं बताती हूँ, एक निमोनिक्स के साथ है। आप इस प्रकार याद रखेंगे उसको, प्रवेश संगुरो, प्रवेश से तो आपको याद है प्रवाहनी, विसर्जनी, संवर्णी। ओके, प्रवेश से याद है प्रवाहनी, विसर्जनी, संवर्णी। स से क्या बताया था मैंने, प्रवाहनी, विसर्जनी, संवर्णी।
गु से क्या है, गु से गुदौष्ट है, और रो से क्या है, रोम प्रांत है। तो आपको ये इस निमोनिक्स के साथ याद रखेंगे तो इजी होगा। उसके बाद आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे विमर्श में भी लिखा है कि देखिए जैसे ये गुदौष्ट और ये क्या है, रोम है, तो गुदौष्ट से रोम कितनी दूरी पर है, वो है 1.5, मतलब डेढ़ यव, यव तो जानते हैं, उतनी 1.5 यव मिला के जितना डिस्टेंस होता है उतनी दूरी पर क्या है, गुदौष्ट से रोम। ओके, और जो लास्ट वाला गुदवल्ली क्या था, संवर्णी से गुदौष्ट कितनी दूरी पर है, 1 अंगुली। ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ट्रिकी नहीं है, बस आपको उसको याद करने का तरीका होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है रोम प्रांत से गुदौष्ट 1.5 यव ऊपर होता है, बताया अभी मैंने, ये गुदौष्ट और ये क्या है, रोम प्रांत, तो इसकी कितनी दूरी है, 1.5 यव, तथा प्रथम संवर्णी वाली गुदौष्ट से 1 अंगुल दूरी पर, ठीक है। पहला अंदर, सबसे अंदर कौन सा गुदवली होता है, प्रवाहिनी, विसर्जनी, संवर्णी, तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो इससे गुदौष्ट कितनी दूरी पर है, 1 अंगुल। बाकी इन तीनों के बीच में कितना कितना गैप है, 1.5 अंगुल, और इन तीनों का मिला के कितना बताया है, 4 अंगुल। और इनका शेप क्या बताया, शंख आवर्त का है, और इनका कलर क्या बताया है, गज तालु निभस चपी। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि यहाँ पे सुश्रुत ने क्या बताया है, सुश्रुत ने हमको 3 गुदवल्ली बताई थी, प्रवाहनी, विसर्जनी, संवर्णी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको आचार्य शारंगधर ने क्या बताई है, 3 बताई है, प्रवाहनी, विसर्जनी, संवर्णी के जगह पे उन्होंने क्या बताया, संग्रहणी बताया है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, MCQs में काफ़ी बार आ चुके हैं, आपको ये याद रखना है कि आचार्य शारंगधर ने क्या बताया, संग्रहणी। ओके, ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अर्श के पूर्व रूप बताया है। हमने क्या देख लिया, हमने निदान संप्राप्ति देख ली, हमने गुद का वर्णन कर लिया, गुद के वल्लियों का वर्णन देख लिया। अब उसके पूर्व रूप को देखेंगे। तेषाम तु भविष्यता पूर्व रूपाणी अन्य अश्रद्धा कृच्छात पक्ति अम्लिका परिदाहो विष्टभा। क्या है इसका अर्थ कि एक तो पहले अन्न अश्रद्धा, मतलब भूख नहीं लगती, अन्न खाने की इच्छा नहीं होती, अन्य अश्रद्धा, भूख नहीं लगती, कृच्छात पक्ति मतलब बहुत मुश्किल से पाचन होता है, कृच्छात पक्ति, अम्लिका परिदाहो खट्टी डकारें आएंगी, और परिदाह जलन होगा, और क्या होगा, विष्टम स्टिफनेस होगा, और क्या होगा कि पिपासा प्यास की अधिकता होगी, पिपासा, शक्तिन सदन आटोप, ये आप हाईलाइट करेंगे, शक्ति सदन आटोप, ये एक वर्ड आ सकता है, शक्ति सदन आटोप किस चीज़ का पूर्व रूप है, तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगी आपको यहाँ पर, आप उसको नोट करेंगे कि जो ये आटोप है, आटोप किस किस चीज़ का पूर्व रूप और है। अभी हमने क्या पढ़ा, शक्ति सदन आटोप, ये एक अर्श में दिख गया, और किस किस में होता है, तो ये होता है अपस्मार में, अपस्मार लिखेंगे, गुल्म में होता है, और किस में होता है, हिक्का में होता है। तो आटोप किस किस में और होता है पूर्व रूप, अपस्मार में होगा, गुल्म में होगा, और किस में होगा, हिक्का में होगा। और उदर में आटोप को सामान्य लक्षण बताया है, उदर में आटोप को सामान्य लक्षण में बताया है, और अपस्मार, गुल्म और हिक्का में क्या बताया, इसका पूर्व रूप बताया है। आपको अब क्या याद रखना है, हाईलाइट क्या चीज करनी है आपको, शक्ति सदन आटोप को हाईलाइट करना है, और कार्श्यम उद्गार बाहुल्यम अक्षणों, क्या है, कृशता होगा, उद्गार आएगा, और क्या होगा, नेत्र में सूजन आएगी, अक्षणों, ये क्या, नेत्र में सूजन आएगी। तो हाईलाइट आपको ये करना है, इंपॉर्टेंट जो है उसी को हाईलाइट करना है, हर चीज़ हाईलाइट नहीं करना है। शवतु आंत्रकूजनम गुद परिकर्तका, पांडु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पांडु ग्रहणी दोष शोषान, पांडु ग्रहणी दोष शोषान काश श्वास बल हानि।
तो पांडु उसको जब, तो आपको याद रखना है कि जब व्यक्ति को अर्श होगा तो उसको पांडु रोग होगा, उसको लगेगा उसे पांडु हुआ है, ग्रहणी हुआ है, काश श्वास बल्कि हानि, निद्रा और दौर्बलता का फीलिंग आएगा। ओके, फीलिंग मतलब वो फील भी करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे दोष वाइज अर्श के लक्षण कैसे होते हैं, वो उसके उपद्रव क्या होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वातज। तत्र मारुतात परिशुष्का अरुण विवर्णानी विषम मध्यानि कदम पुष्प तुंडी केरी नाड़ी मुकुल सूची मुखा आकृतानी च भवंती। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो वातज होगा आपको तो पता है कि उसका क्या होगा, शुष्कता लाएगा, अरुण वर्ण का होगा, विषम होगा। वात कैसा होता है, चल होता है, वो चलते रहता है, तो विषमता लाएगा। इम्पॉर्टेंट क्या है, कदम पुष्प तुंडी कैरी, एक मिनट, कदम पुष्प तुंडी कैरी नाड़ी मुकुल सूची मुखा आकृतानी च, ये हाईलाइट करना है आपको। ये एक सिंगल वर्ड आ जाएगा और आपको पूछेगा ये किस चीज़ का लक्षण है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वातज अर्श का लक्षण है। और आगे देखेंगे कि क्या है, तैरूप द्रुता सशूलम संहित उपवेश्यते कटि पृष्ठ पार्श्व मेड़ गुदा नाभि प्रवेशु चास्य वेदना भवंती। फिर एक मिनट, गुल्म स्ठीला प्लीहोदारण, इसमें क्या है, ये उसका उपद्रव है कि जब इसका उपद्रव होता है तो क्या उत्पन्न होता है, गुल्म होगा, गुल्म स्टीला प्लीहोदारुण। तो आप उसको कैसे याद रखेंगे, आप साइड में यहाँ लिख लीजिए गैप, जी से गुल्म, ए से अस्टीला, पी से प्लीहादारण। तो आपको ये याद रखना है कि इसके उसमें क्या होता है, उपद्रव में ये। और इसके लक्षण क्या है, कदम के पुष्प के समान होगा, कदम के पुष्प के समान वो होगा, कदम पुष्प तुंडी कैरी। ओके, तो आप इसे याद कैसे करेंगे, आप इसे याद करेंगे वाक सुना तुंडी, वाक सुना तुंडी, ठीक है। तो व से क्या होगा, वात होगा, क से कदम पुष्प, स से सूची मुखी, ना से नाली, नली के समान, और तू से क्या है, तुंडी केरी। तो आप इसको याद करेंगे इस प्रकार से, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। अब बढ़ते हैं आगे और देखेंगे पित्तज अर्श के क्या लक्षण हैं। पित्तानी नील अग्राणी तनुनी विसर्पाणी पीत अवभासनी। तो क्या बताया कि पित्त कैसा होगा, अग्रभाग से नील वर्ण का होगा, तनु होगा, विसर्प फैलने वाला होगा, पीत आभास वाला होगा। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, यकृत प्रकाशनी, यकृत के समान चमकते हुए जैसा होगा। और क्या है, शुख जिह्वा, शुख जिह्वा समस्थानानी, शुख के मतलब क्या समझते हैं आप, तोते के जिह्वा के समान होगा, तोते के जिह्वा के समान आकृति वाला होगा वो। और यव मध्यानी, यव के कैसा यव होता है, मध्य से मोटा होता है, साइड से क्या होगा, पतला होता है। तो यव मध्यानी जलोका वक्र सादृश्य, जलोका वक्र से क्या समझते हैं आप, मुख, जलोका के मुख के सादृश्य होगा। और प्रक्लीनानी, ये क्या होता है, मतलब स्त्राव युक्त होगा, जल मतलब उसमें से क्या होगा, स्त्राव होगा। तो ये है पित्तज अर्श के लक्षण। आप इसको याद कैसे करेंगे अभी बताती हूँ। तय रूप द्रुता सदाहम सरुधिरम ज्वर दाह पिपासा मूर्छा, ये सब क्या है, उसके उपद्रव हैं, ये आपको याद रखना है। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, आप बस एक शब्द याद करेंगे, यशूज। यह से क्या है, यकृत प्रकाशनी, और यव मध्यानी। आप यह से क्या याद रखेंगे, यकृत प्रकाशनी, यव मध्यानी। सु से क्या है, सूख जिह्वा, सूख के जिह्वा के समान होगा, शुक के जिह्वा के समान होगा। ज से क्या, जलोका वक्र सादृश्यनी, जलोका के वक्र मतलब जलोका के मुख्य के समान होगा। तो वातज में आपने क्या याद किया था, वाक सुना तुंडी, वाक सुना तुंडी से आप व से वातज था, क से क्या था, क से कदम पुष्प तुंडी केरी था,
और ना से नाड़ी मुकुल था, और तुंडी से तुंडी केरी। तो आप इस प्रकार से वातज याद करेंगे। और पित्तज यशुज, यशुज, य से यव मध्यानी और यकृत प्रकाशनी। सु से क्या है, शुक जिह्वा के समान, और ज से जलोक का वस्त्र सादृश्यानी। तो आप इस प्रकार से याद करेंगे उसको। तो इस प्रकार पित्त को याद हो गया। अब बढ़ते हैं आगे कफ की तरफ। श्लेष्मजानी श्वेतानी महामूलानी, हाईलाइट करेंगे महामूलानी को। स्थिरानी वृतानी स्निग्धानी पांडुनी करीर पनस अस्थि गोस्तनाकार न भिदत्ते न स्रवंती कंडु बहुलानी च भवंती। तो इसमें क्या है कि जो श्लेष्म होगा वो कैसा होगा, वो महामूल होगा, बहुत डीपली सिचुएटेड होगा, महामूल होगा, स्थिर होगा, श्वेत होगा। ये सब तो आप जानते हैं कि वो कैसा होता है, स्थिर होता है, श्वेत होता है, वृत्त गोल होगा, स्निग्ध होगा, पांडु वर्ण का होगा। करीर पनस अस्थि गोस्तन के आकार का होगा। आप पनस से क्या समझते हैं, कटहल, कटहल के तृण के समान होगा। गोस्तन, यहाँ पे गोस्तन वो गोस्तन नहीं है, यहाँ पे गोस्तन है द्राक्षा, जानते हैं द्राक्षा, उसका पर्याय है। तो द्राक्षा के फल के समान होगा। और इसमें क्या होगा, ना तो इसमें से कोई स्त्राव होगा, यहाँ पे ना तो स्त्राव होगा और ना ही ये फटेगा, बट इसमें क्या होगा, कंडू की बहुलता होगी। क्या होगा इसमें, कंडू की बहुलता। कफज है तो आप जानते होंगे कंडू होगा। पित्तज में होगा दा। वातज क्या होगा, विषम होगा, चल होगा, अरुण वर्ण का होगा, रूक्ष होगा, सुई चुभने जैसी पीड़ा। ये सब वातज के लक्षण है। तो कुछ लक्षण को देख के तो आप यूं ही समझ जाएंगे कि किसकी दोष की अधिकता वाला है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना। और एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर इसमें कुछ विकृति आई तो मांस के धावन के प्रकाश के समान क्या होगा, इसमें से स्त्राव निकलेगा। तो इसमें क्या बताया है कि इसमें मांस के धावन के समान अधिक मात्रा में मल का उत्सर्ग करेगा वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कफज। अब बढ़ते हैं आगे रक्तज की तरफ। कफज में यहाँ बताया है, रक्तज, रक्तज में यहाँ क्या बताया, न्यायग्रोध प्ररोह विद्रुम काकणतिका फल सादृश्यानी पित्त लक्षानी च। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट कि इसमें आपको पढ़ना है ये, एक मिनट, इसमें आपको पढ़ना है न्यायग्रोध प्ररोह। न्यायग्रोध से आप जानते हैं क्या होता है, वट वृक्ष, वट को भी न्यायग्रोध कहते हैं। वट मतलब पीपल। इसके क्या होता है, प्ररोह अर्थात उसके अंकुर के समान होगा। विद्रुम, विद्रुम होगा, विद्रुम से आप क्या समझते हैं, आपको पता है मूंगा, उसके समान होगा। काकणतिका फल सादृश्य, काकणतिका को आप जानते हैं गुंजा कहते हैं, गुंजा के फल के सादृश्य होगा। कौन होगा, रक्तज अर्श होगा। और क्या, बाकी सारे पित्त के लक्षण, क्योंकि पित्त और रक्त भाई भाई, तो क्या होगा, पित्त के समान के ही लक्षण होगा। तो आप इसको जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे, इसको भी याद करने का एक निमोनिक है कि नाविका। नाविका क्या है, न से न्यायग्रोध, वी से विद्रुम, क से काकणतिका फल के सादृश्य होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आप अभी अगर निमोनिक्स बना रहे हैं तो आपको आगे वो इजी होगा। एक छोटा सा ये वर्ड याद करने से आपको एक पूरी लाइन याद हो जाएगी। तो अभी इजी है, लेकिन जब आप सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा सारी चीज़ें याद करने में। तो इट इज़ बेटर टू मेक सम निमोनिक्स एंड लर्न। अब यहाँ पे बताए सन्निपातज, सन्निपात जानी सर्व दोष लक्षण युक्तानी। सन्निपातज क्या होगा, सभी दोष और उसमें सभी लक्षण पाए जाएंगे, तीनों दोष के। तो ये तो इम्पॉर्टेंट था और इजी था ये। अब आगे बढ़ते हैं सहज अर्श की तरफ। अब देखते हैं सहज। सहज कैसा होता है, दुष्ट शोणित शुक्र निमित्तानी। देखिए, जब दुष्ट शोणित और शुक्र से जो गर्भ उत्पन्न होता है उसमें तेषाम दोष अत प्रसादनम कर्तव्यम विशेषताश्च दूरदर्शानी। दूरदर्शानी का क्या अर्थ होता है, वो डीपली सिचुएटेड होगा, जो बाहर से नहीं दिखेगा। परुषानी पांडुनी दारुण अंतर्मुखानी, वो क्या अंदर की तरफ मुख वाला होगा। और इससे क्या होगा,
इसमें आगे देखेंगे, इससे पीड़ित होने वाला मनुष्य कैसा होगा? दुर्बल होगा, अल्प भोजन करने वाला होगा, शरीर पर उसके सिराए उभरे होंगे, कम संतान वाला होगा, क्षीण वीर्य वाला होगा, परम आलसी। यहाँ पर लिखा है कि क्रोध करने वाला, अल्प प्राण वाला, परम आलस्य होगा। और किससे पीड़ित होगा? ग्राण, शीरा, अक्षी, नासा, श्रवण रोग से पीड़ित, ENT रोग से वो पीड़ित होगा। और कैसा होगा? बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, आंत्र में कूजन होगा, शब्द उसमें गुड़गुड़ाहट, हृदय में भारीपन और रुचि आदि लक्षण वाला वो संतान होगा। ठीक है, ये तो था बहुत कॉमन सेंस। अब आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे बताया है हमें किस अर्श की चिकित्सा करनी चाहिए और किस अर्श की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। बाह्य मध्य वली स्थानाम प्रतिकुर्या विषकवरा, मतलब जो बाहर और मध्य वाली जो वली में होने वाली जो अर्श है, भिषक को किसकी चिकित्सा करनी चाहिए? उसकी चिकित्सा। और अंतर्वली समुत्थानाम प्रत्याखे, मतलब जो अंदर की तरफ होगा उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, और जो बाह्य और मध्यम में होगा उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपको पता है एक चीज़ कि हमारी ये गुद में 3 वलियाँ होती हैं। सबसे अंदर कौन सी होती है? प्रवाहिनी, बीच में विसर्जनी, बाहर संवरणी। तो हमें इसकी और इसकी चिकित्सा करनी चाहिए, इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। आप सिर्फ यही जानते होंगे अर्श कहाँ होगा, सिर्फ गुद में होता है, बट ऐसा नहीं है। अर्श लिंग पर भी होता है, नाभि पर, कर्ण पर, अक्षी पर, नासा पर, हर जगह वो हो सकता है। तो हर किसी के लक्षण जानना भी ज़रूरी है। तो आप पढ़ेंगे लिंग पर अर्श होने वाले हैं तो उसके कैसे लक्षण होंगे। अब देखेंगे, प्रकोपितास्तु दोषा मेढ़म विपन्ना मांस शोणिता प्रदूष्य कांडम जनयति। क्या बताया यहाँ पे? जब दोष प्रकोपित होगा तो कहाँ? मेढ़म प्रदेश में जाके क्या करेगा? मांस और शोणित को दूषित करेगा और वहाँ पर एक अंकुर उत्पन्न करेगा। वो अंकुर में क्या होगा? कंडू होगा, तथा कंडू यंता शतम समुपजायते। और उस जो अंकुर होगा जहाँ उत्पन्न होगा मेढ़ प्रदेश में, वहाँ पे क्या होगा? कंडू होगा। जिस कंडू के कारण क्या होगा? शत की उत्पत्ति होगी, और उस शत के कारण क्या होगा? पिच्छिल रुधिर स्त्रावणों, क्या होगा? पिच्छिल और रुधिर स्त्राव की उत्पत्ति होगी। और कैसी होगी? कूर्चाकार वो उत्पन्न करेगा। शत में क्या होगा? कूर्च के आकार का शिश्न के सुपारी पर या चर्म के ऊपर दूषित मांस के अंकुर को वो पैदा करेगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या था इसमें? इम्पॉर्टेंट ये था कि वो कैसा होगा? कूर्च के आकार का होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें क्या बताया है आगे कि जब अधिक उसमें शोफ उत्पन्न होगा तो क्या होगा? विनाश करेगा वो, और वो मेढ़ प्रदेश का विनाश कर देगा तो क्या करेगा? पुंसवत्व को उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार हम योनि में भी पढ़ेंगे कि अगर योनि में अर्श हो जाता है, अगर वो योनि में अर्श हो जाएगा तो क्या? योनि में अर्श होगा तो श्रावण छत्राकार का अंकुर उत्पन्न करेगा और आर्तव को नष्ट करेगा। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि योनि में होगा तो कैसा? छत्र के आकार। लड़कियां जो होती हैं वो छाता लेती हैं, तो आपको याद करना चाहिए छत्रकार किस में होगा? योनि में होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इस प्रकार से। अब बढ़ते हैं आगे। लिंग प्रदेश का हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने नाभि पर उत्पन्न होने वाले अर्श के लक्षण को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, नाभि प्रपन्ना सुकुमारान दुर्गंधा पिच्छिलान गंडू पद मुख सादृशानी। गंडू से आप क्या समझते? केचुए के मुख के सादृश्य होगा वो। कौन? नाभि पर उत्पन्न होने वाला अर्श केचुए के मुख के समान होगा। इम्पॉर्टेंट ये है फिर कि तत्र कर्ण जेशु बाधिर्य शूल पूति कर्णता च। अगर वो कर्ण पे उत्पन्न करेगा तो बाधिरता को उत्पन्न करेगा, और अगर शूल उत्पन्न होगा और पूति कर्णता, ये हो गया कर्ण पे। अगर नेत्र पे उत्पन्न होगा तो वर्तम को अवरोध करेगा। वर्तम को अवरोध करना मतलब आईलिड्स को अवरोध करेगा। ओपन और बंद होने में आईलिड्स में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न होंगी।
वेदना होगा, स्त्राव होगा। यहाँ पे लिखा है वेदना, स्त्राव और दर्शन का नाश करेगा, इंसान देखने में उसको नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे। घ्राण जेषु प्रतिशया अतिमात्रम शवतु। अगर नाक में अर्श हो जाए तो प्रतिशय होगा, अतिमात्रा में शवतु, बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी। और कृच्छित उद्वास पूति नस्यम सा अनुनासिका वाक्यत्वम सिरो दुखा। क्या होगा, जो अनुनासिका से शब्द निकलते हैं वो नहीं हो पाएगा और सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अब बढ़ते हैं वक्रजेशु। वक्रजेशु अगर मुख में अर्श हो जाए, रस का ज्ञान होगा नष्ट, मुख की रोग उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो ये सारे रोग उत्पन्न होंगे और अस्पष्ट वाक्य का आचरण होगा, रस का ठीक ज्ञान नहीं होगा और अन्य मुख रोग की उत्पत्ति होगी। तो इसी प्रकार मुख में अगर अर्श उत्पन्न होगा तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे। अब पढ़ते हैं चर्म कील। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही बताया था कि इस अध्याय में हम चर्म कील और गुद के बारे में पढ़ेंगे। तो चर्म कील है, चर्म कील में इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि एग्जाम में आता है चर्म कील के दोषों का वर्णन करे। चर्म कील में कौन से दोष होते हैं? वातज, पित्तज, वात, कफज, वात, पित्तज। बट आपको ये याद रखना है, इसमें व्यानस्तु प्रकोपिता श्लेष्मणा परिगृह बाह्य वही स्थिराणी कील। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें किस दोष की प्रधानता होती है? व्यानस्तु प्रकोपिता श्लेष्मणा, इसमें होती है व्यान वायु और कफ की, व्यान वायु और कफ दोष की प्रकोपित होती है इसमें। तो आपको ये याद रखना है कि क्या होता है इसमें, व्यान वायु और कफ की। इंपॉर्टेंट चर्म कील में उसके दोष हैं। प्रकोपित व्यान वायु कफ के साथ संयुक्त होकर त्वचा के बाह्य प्रदेश पर स्थित तथा कील के समान अर्श उत्पन्न करता है और उस अर्श को हम चर्म कील कहते हैं। आप इसे कैसे याद करेंगे? चर्म कील से आप वर्क कील याद रखिए। वर्क कील आप ऐसे कोरिलेट कर लीजिए, वर्क कील। तो वर्क कील से व से क्या है? व्यान वायु, क से है कफ। तो इसका दोष सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क कील से आप याद रख सकते हैं व से व्यान वायु, क से कफ। अब इसमें रेफरेंस दिया है कि चर्म कील में अगर वातज दोष की अधिकता हुई, चर्म कील मैं पहले तो बता दूं 3 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज और कफज। वातज में होगा, आप सभी जानते हैं क्या होगा, सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी। कफज में होगा, गुरुत्व होगा, उसमें श्वेत व रंग और ग्रंथि की उत्पत्ति होगी। पित्तज होगा तो कालापन, लिए लालिमा होगा। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं कि किस दोष की अधिकता होगी तो कैसे लक्षण उत्पन्न होंगे, तो वो बस रीड करना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम द्विंदज अर्श के पास। द्विंदज अर्श में क्या बताया है यहाँ पे, अर्शसु दृश्यते रूपा यदा दोष दृश्यसे तो संसर्गा तम विजानियत संसर्गा। तो यहाँ पे षड्विध मैंने बताया था आपको, अर्श कितने प्रकार का होता है सुश्रुत के अनुसार? 6 प्रकार। यहाँ पे 2 संसर्ग में क्या है, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, वात रक्त, पित्त रक्त, कफ रक्त। तो इस प्रकार से 6 भेद हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो ये इसमें बताया है। फिर यहाँ पे बताया है उसकी साध्य साध्यता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है उसकी साध्य असाध्यता। तो इसमें बताया त्रिदोष, अगर त्रिदोष हो लेकिन अल्प लक्षण वाला हो तो कैसा होगा, वो याप्य होगा। त्रिदोष वाला हो, आप अपने पेज के टॉप पर लिख लेंगे कि जब अगर वो त्रिदोष हो, त्रिदोष और अल्प लक्षण, तो कैसा होगा, याप्य होगा। पेज के टॉप पर प्लीज़ लिख लेना। आई रिपीट अगेन, इसको याद, वरना ये बहुत कंफ्यूजिंग बन जाता है एट द लास्ट। फिर आया है द्विंदज द्वितीय वल्ली पर हो, कैसा होगा, वो कृच्छ साध्य होगा और परिसंवर्तन। मतलब इसमें क्या बताया है, अगर द्विंदज हो, 2 दोषों से युक्त हो और द्वितीय वल्ली पे हो और 1 साल पुराना हो, इसका क्या अर्थ होता है, 1 साल पुराना हो, तो वो कैसा होगा, वो कृच्छ साध्य होगा। कैसा होगा, कृच्छ साध्य होगा। तो आप उसके पेज पे टॉप पे लिख लीजिए, 2 दोष वाला हो, दूसरी वल्ली पे हो और 1 ईयर का हो, तो कैसा होगा, वो कृच्छ साध्य होगा। यह आपको लिख लेना है अपने पेज के टॉप पर। ठीक है, फिर तीसरी यहाँ पे क्या पॉइंट दी है, सन्निपात समुत्थानी सहजानी तो वर्जयेत। अगर वो सन्निपातज है और साथ में सहज है तो कैसा होगा, वर्जित, मतलब वो असाध्य हो जाएगा। वो कैसा होगा, वो असाध्य हो जाएगा। तो यह आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब बढ़ते हैं आगे, इसमें चीज़ें एक लिखी हैं, रेफरेंस है।
यहाँ विमर्श में एक चीज़ लिखी है कि जो बाह्य वल्ली पर हो और एक दोषज हो, इसको हाईलाइट कर लेंगे, वो कैसा होगा, वो सुख साध्य होगा। अगर एक दोषज हो और बाह्य वल्ली पर हो तो कैसा होगा, वो सुख साध्य होगा। तो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे ये लाइन को। फिर यहाँ पे रेफरेंस दिया है कि जिस मनुष्य की तीनों वल्लियों पर अर्श पीड़ित हो गई हो नीचे से उस अंकुर में, तो क्या होगा, अपान वायु नीचे से आएगा और ऊपर से व्यान वायु आएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ऊपर से नीचे से अपान वायु, आपको पता है अपान वायु कहाँ रहता है, नीचे शरीर के निचले भाग पे रहता है। व्यान वायु ऊपर से आएगा और क्या करेगा, शरीर की जो जठरा अग्नि, पाचक अग्नि है, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। यहाँ पे लिखा है ऊपर वायु, अपान वायु नीचे से चलकर फिर व्यान वायु के साथ मिल जाता है और शरीर के पाचक अग्नि का वो विनाश कर देता है। तो ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आता भी है कि अर्श में कौन से दो बात इन्वॉल्व होती है, क्वेश्चन और ऑप्शन में आ जाएगा व्यान अपान, व्यान समान, प्राण अपान। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि कौन से दो वायु हैं। आप अपने पेज के टॉप पर फिर इस चीज़ को लिख लेंगे कि व्यान वायु है और साथ में अपान वायु हैं जो कि अर्श के साथ आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो दो ऐसी वायु जो अर्श के साथ आ जाती हैं वो कौन है, व्यान और अपान, और क्या करती हैं, उसकी पाचक अग्नि का नाश कर देती हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम के चैनल आयुर्वेदा चैनल, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में देखिए, डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।